लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में व्लादिमीर पुतिन की उस गहरी बेचैनी को समझाने की कोशिश की गई है जो सिर्फ रूस की सैन्य ताकत या जीत से नहीं, बल्कि एक बड़ी चीज, वैश्विक मान्यता से जुड़ी है, जो उन्हें अब मिलती नहीं दिख रही। लेख बताता है कि पुतिन खुद को एक ऐसा नेता मानते हैं जो कानून के जरिए शासन करता है और हर दमनात्मक कदम को पहले कानून के जाल में फंसाकर वैध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कानून की ये चादर सिर्फ बाहरी लिबास है। असली खेल है ताकत के जरिए वैधता पाने का। यही कारण है कि यूक्रेन पर युद्ध उनके लिए सिर्फ सैन्य विजय नहीं, बल्कि रूस को एक महाशक्ति के रूप में फिर से पश्चिमी दुनिया से मान्यता दिलवाने का जरिया है। लेख ये भी दिखाता है कि पुतिन की वैधता की ये भूख कोई नई बात नहीं है। पहले उन्होंने घरेलू चुनावों और जन्म संग्रह के जरिए इसका तमाशा रचा। फिर पश्चिम से मान्यता पाने के लिए तमाम शिखर सम्मेलनों और समझौतों की कोशिशें की। लेकिन जब ये सब नाकाम रहा तो उन्होंने पारंपरिक रूसी मूल्यों और पश्चिमी पतनशीलता के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया। यूक्रेन उसी का मैदान बना। अब जब युद्ध लंबा खिंच गया है और स्पष्ट जीत दूर है, तो पुतिन की रणनीति फिर बातचीत के जरिए जीत दिखाने की ओर मुड़ी है। रूस आज यूक्रेन से वो जमीन लौटाने को कह रहा है जो उसने कभी जीती ही नहीं, क्योंकि असली मकसद सिर्फ जमीन नहीं, नई सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना है। लेखक याद दिलाता है कि 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद भी शीत युद्ध ही हुआ था, समरसता नहीं। लेख की मूल चेतावनी यही है कि पुतिन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां वो शक्ति के सहारे वैधता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया, खासकर पश्चिम, उन्हें वो मान्यता देने को तैयार नहीं। और जैसे स्टालिन ने अंत में सिर्फ ताकत पर भरोसा किया, पुतिन भी शायद वही रास्ता चुनेंगे, जो उनके मकसद की आधी जीत तो हो सकती है, लेकिन पूरी नहीं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन के ऐतिहासिक गुलामी के दौर से जुड़ी जिम्मेदारियों और संस्थागत जवाबदेही पर बात की गई है। हाल ही में स्कॉटलैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया कि अतीत में उसे जिन दानदाताओं से भारी आर्थिक मदद मिली, उनमें कई लोग गुलामों के व्यापार और बर्बर शोषण से जुड़े थे। इसके साथ ही ये भी सामने आया, ये विश्वविद्यालय नस्लभेदी विचारों को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी समर्थन देता रहा, लेकिन गुलामी के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों में ज्यादा सक्रिय नहीं था। संपादकीय कहता है, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि आज के समाज से जुड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। एडिनबरा जैसे संस्थान सिर्फ अपने बीते हुए गौरव को ही नहीं, बल्कि अपने कड़वे अतीत को भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें, यही उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे नस्लवाद और उपनिवेशवाद पर अध्ययन केंद्र खोलना, इमारतों के नाम बदलना, स्कॉलरशिप देना और विश्वविद्यालय में काले छात्रों व शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाना। लेकिन द गार्जियन का कहना है ये काम सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये एक सामाजिक चुनौती है, क्योंकि हमारे आज के समाज में जो असमानता, भेदभाव और विशेषाधिकार है, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी गुलामी और उपनिवेशवादी सोच में छिपी हैं। चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, म्यूजियम हो या बड़े विश्वविद्यालय, सबको अपने अतीत की सच्चाई को समझना और उसका असर आज कैसे बना हुआ है, ये देखना जरूरी है। इसीलिए लेख का मकसद ये बताना है कि अतीत से सिर्फ शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। सच्ची जिम्मेदारी तो तब निभाई जाएगी जब संस्थान और समाज मिलकर वर्तमान को ज्यादा न्यायपूर्ण, समावेशी और संवेदनशील बनाएंगे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में सूडान में बन रही एक नई समानांतर सरकार के पीछे की मंशा और उसके खतरों को समझाया गया है। लेख ये दिखाना चाहता है कि कैसे सूडान में लड़ रहे दो बड़े गुट, आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और स्पेल एन, यानी कि सुडानी पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ, ये मिलकर एक अलग सरकार बना रहे हैं ताकि वो खुद को एक वैध सत्ता के रूप में पेश कर सकें। इस गठबंधन को तैसिस गठबंधन कहा गया है। लेख बताता है कि ये नई सरकार उस समय बनाई गई है जब अमेरिका में शांति वार्ता शुरू होने वाली है। आरएसएफ को डर है कि अगर वो सिर्फ एक हथियारबंद गुट बन गया तो उसे बातचीत से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वो खुद को एक सरकारी ताकत की तरह दिखाना चाहता है,
ताकि भविष्य में सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन लेख ये भी साफ करता है ये कदम देश को और बांट सकता है। एक तरफ सरकारी सेना सूडान के पूर्वी और केंद्रीय इलाकों में है, तो दूसरी तरफ आरएसएफ और उसके साथी दक्षिण और पश्चिम में अपना कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में देश दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चेतावनी देता है कि जब हर हथियारबंद गुट सरकार में जगह पाने के लिए अपने अपने इलाके में सरकार बनाने लगेगा तो इससे युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा। शांति की उम्मीद कम और हिंसा की राजनीति मजबूत होगी। अंत में लेख का मकसद ये समझाना है कि आरएसएस की नई चाल सिर्फ सत्ता पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि सूडान की एकता, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा भी है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय हाल ही में उत्तर भारत के 2 मंदिरों में हुई भगदड़ की घटनाओं के बहाने एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या हमारे समाज और सरकारों ने भीड़ प्रबंधन और सामूहिक आयोजनों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना सीखा है? लेख में कहा गया है कि हर बार जब किसी धार्मिक स्थल पर ऐसी त्रासदी होती है तो जांच, मुआवजा और कुछ दिनों की चर्चा के बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है। हरिद्वार और बाराबंकी की घटनाएं बताती हैं कि किस तरह अफवाह, अव्यवस्था और बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था की कमी से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ मुआवजा देने या जांच बिठा देने से समस्या हल नहीं होगी। असल जरूरत यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत और तकनीकी सुधार किए जाएं, जैसे आयोजनों के लिए भीड़ की सीमा तय करना, प्रवेश और निकास के लिए अलग मार्ग बनाना, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और रियल टाइम मॉनिटरिंग और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी लगाना। लेख की सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ परंपरा या धार्मिक भावनाओं के नाम पर असंगठित और अनियोजित भीड़ जुटाना बंद किया जाना चाहिए। आयोजनों की योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। भीड़ एक संसाधन नहीं, जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुल मिलाकर ये लेख हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने बार बार होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं से सबक नहीं लिया और सुरक्षा को सिर्फ कागजों तक सीमित रखा तो हम एक बार फिर किसी और हादसे का इंतजार कर रहे होंगे। अब वक्त है जोखिम की संस्कृति से बाहर निकलकर जवाबदेही और तैयारी की संस्कृति को अपनाने का। जनसत्ता में प्रकाशित लेख विधवा महिलाओं की दशा पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में। लेख का मकसद ये है कि समाज अब भी विधवा महिलाओं को एक इंसान की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें अशुभ, बोझ और तिरस्कार के पात्र के रूप में देखता है। ये सोच सदियों पुरानी है, लेकिन दुखद ये है कि आजादी के 78 साल बाद और सामाजिक सुधारों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये मानसिकता बहुत ज्यादा नहीं बदली है। लेख बताता है कि भारत में विधवा महिलाएं आज भी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर सबसे अधिक उपेक्षित हैं। सवाल उठता है कि जब कोई पुरुष विधुर होता है तो उसे फिर से शादी करने, जीवन फिर से शुरू करने की पूरी आजादी होती है, लेकिन जब एक विधवा महिला होती है तो उसे ताउम्र अकेले रहने की सलाह दी जाती है या जिंदगी भर उपेक्षा झेलनी पड़ती है। कई बार पढ़ी लिखी महिलाएं भी उन्हें अशुभ मानती हैं और त्योहारों या शुभ कामों में शामिल नहीं करती। लेख ये भी बताता है कि सरकारें पेंशन, पुनर्विवाह अनुदान जैसी योजनाएं जरूर चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि समाज में विधवाओं को वो सम्मान, सुरक्षा और बराबरी नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। ये लेख इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं, लोगों की सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि किसी महिला का विधवा होना उसकी गलती नहीं और ये अपशगुन नहीं, बल्कि समाज की उपेक्षा और संकीर्ण सोच है जो असली अपशगुन है। लेख का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पाठकों को यह सोचने और सवाल करने के लिए मजबूर करना है कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं और क्या हम सचमुच महिलाओं को बराबरी का हक दे रहे हैं। ये लेख हमें समझाता है कि विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान, संवेदना और समर्थन दिखाना सिर्फ नीति की नहीं, इंसानियत की भी जरूरत है। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।